छत्तीसगढ़ तब क्यों रहा है? जंगलों की कटाई, उद्योगों का प्रदूषण और बढ़ता तापमान। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ में गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से बढ़ रही है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो शायद आप तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों में रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा जैसे जिले लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या सूरज पहले से ज़्यादा गर्म हो गया है या फिर हमने खुद अपने लिए यह ऐसा संकट तैयार किया है? आज हम बात करेंगे उन कारणों की जिन्होंने छत्तीसगढ़ को धीरे धीरे एक हीट ट्रैप में बदलना शुरू कर दिया है। नमस्ते, जोहार। आप देख रहे हैं मैं आशीष ऑफिशियल और मैं हूं आपका अपना आकाश साहू। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक एयर कंडीशनर। छत्तीसगढ़ को कभी भारत का ग्रीन हार्ट कहा जाता था। यहाँ के घने जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं थे, वे प्राकृतिक एयर कंडीशनर थे। हसदेव अरण्य, बस्तर के जंगल, महासमुंद, गरियाबंद क्षेत्र के वन और सरगुजा की हरियाली पूरे क्षेत्र के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन अब यही जंगल तेजी से कम हो रहे हैं। अब आगे बात करते हैं हसदेव अरण्य में क्या हो रहा है। हसदेव अरण्य सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह लाखों लोगों की जल, जंगल और जमीन से जुड़ी जीवन रेखा है। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार PEKB कोयला परियोजना के लिए अब तक 94,460 पेड़ काट चुके हैं और आने वाले वर्षों में 2,73,757 अतिरिक्त पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। यानी केवल एक परियोजना में कुल 3,68,217 पेड़ प्रभावित होंगे। अब सोचिए, 3,68,000 पेड़ सिर्फ संख्या नहीं है, ये लाखों टन कार्बन को रोकने वाली प्राकृतिक मशीनें हैं। अब इसमें नया खतरा क्या है? केते एक्सटेंशन। मामला यही नहीं रुकता। 2026 में केते एक्सटेंशन कोयला ब्लॉक को 1742 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्जन की मंजूरी मिली। यह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड को आवंटित किया गया है। इसका संचालन देश के बड़े व्यक्ति विशेष समूह द्वारा किया जा रहा है। आधिकारिक निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना से लगभग 4,48,874 पेड़ प्रभावित हो सकते हैं। यानी आने वाले वर्षों में लाखों और पेड़ खतरे में हैं। यानी कि सभी को मिला दिया जाए तो लगभग हसदेव अरण्य में कुल 7 लाख से अधिक पेड़ों की निर्मम कटाई होनी है। और यही वह बिंदु है जहां तापमान और जंगलों का सीधा संबंध शुरू होता है। अब बात करते हैं कार्बन सिंक आखिर होता क्या है। बहुत लोग कार्बन सिंक शब्द सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। मान लीजिए आपका घर धुएं से भर रहा है। ग्रीन हाउस गैसें वह धुआं है, समझिए, ग्रीन हाउस गैसें वह धुआं है और जंगल आपके घर का एग्जॉस्ट फैन है। जब तक एग्जॉस्ट फैन चलता रहेगा धुआं बाहर निकलता रहेगा, लेकिन अगर फैन हटा दिया जाए धुआं कमरे में भर जाएगा। ठीक यही पृथ्वी के साथ हो रहा है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, उसे अपनी लकड़ी, जड़ों और मिट्टी में संग्रहित करते हैं। यही प्रक्रिया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाती है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ उद्योग क्या कर रहे हैं? अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए। GHG प्लेटफॉर्म इंडिया के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वार्षिक उत्सर्जन लगभग 253.86 मिलियन टन CO2 तक पहुंच चुका है। इसका लगभग 91% हिस्सा ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र से आता है। यानी कोयला आधारित बिजली घर, स्टील प्लांट, स्पंज आयरन इकाइयां और सीमेंट उद्योग ये लगातार वातावरण में कार्बन छोड़ रहे हैं। इससे क्या होता है? प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, इसके बारे में बात करते हैं। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और CECB छत्तीसगढ़ एनवायरमेंटल कंट्रोल बोर्ड के निरीक्षण के अनुसार रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा क्षेत्रों में 340 से अधिक रेड कैटेगरी उद्योग उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन के आरोपों में चिन्हित किए गए हैं। कई उद्योगों में OCEMS मॉनिटरिंग सिस्टम बंद या संदिग्ध पाए गए हैं, जो विद्युत खपत को बचाने के लिए उन्हें बंद किया जाता है। कई जगह कोयले का खुले में परिवहन किया गया। कई निजी पावर प्लांट फ्लाई ऐश प्रबंधन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। यानी प्रदूषण सिर्फ हो नहीं रहा था, बल्कि कई मामलों में उसे नियंत्रित करने वाले सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अब आगे हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ाती है तापमान।
सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, उनका एक हिस्सा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन जब वातावरण में CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें बढ़ जाती है तो वे एक अदृश्य कंबल बना देती है। यह कंबल गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता। इसका परिणाम क्या होता है? तापमान लगातार बढ़ता जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें दो चीज़ों को एक साथ देखना होगा, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना और कार्बन सिंक का घटना। GHG प्लेटफॉर्म इंडिया के अनुसार छत्तीसगढ़ से हर साल लगभग 253.86 मिलियन टन CO2 का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसका लगभग 91% हिस्सा ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों से आता है। अब दूसरी तरफ देखिए, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हसदेव अरण्य जैसे जंगल जो इन गैसों को सोखने का काम करते थे, लगातार कम हो रहे हैं। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, जैसा मैंने पिछली बार बताया, PEKB परियोजना अब तक 94,460 पेड़ काट चुके हैं, जबकि 2,73,757 और पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। यानी कुल लगभग 3,68,217 पेड़ प्रभावित होंगे। इसके अलावा केते एक्सटेंशन परियोजना से लगभग 4,48,874 पेड़ों पर प्रभाव पड़ने का अनुमान है। अब जरा सोचिए, एक तरफ करोड़ों टन ग्रीन हाउस गैसें हर साल वातावरण में छोड़ी जा रही है और दूसरी तरफ लाखों पेड़ जो इन गैसों को अवशोषित कर सकते थे लगातार खत्म हो रहे हैं। यही कारण है कि तापमान सिर्फ बढ़ नहीं रहा है बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। अगर वातावरण को एक बैंक माने तो उद्योग लगातार कार्बन जमा कर रहे हैं और जंगल उस कार्बन को निकालने का काम करते हैं। लेकिन जब जमा ज़्यादा हो और निकासी कम हो तो बैलेंस लगातार बढ़ता जाएगा। आज छत्तीसगढ़ की जलवायु के साथ यही हो रहा है। इसलिए बढ़ता तापमान सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, यह जंगलों की कटाई, खनन गतिविधियों, औद्योगिक प्रदूषण और बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों का संयुक्त परिणाम है। सबसे खतरनाक स्थिति कब बनती है? अब दो चीज़ों को एक साथ रखिए। पहली तरफ उद्योग लगातार कार्बन छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें सोखने वाले जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। यानी हम समस्या पैदा भी कर रहे हैं और समाधान भी खत्म कर रहे हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस एक्सीलरेटर हैं तो फॉरेस्ट ब्रेक हैं, लेकिन आज एक्सीलरेटर दबाया जा रहा है और ब्रेक कमज़ोर किया जा रहा है। अब आगे आपको बताता हूँ इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ता है। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह स्वास्थ्य का मुद्दा है, यह किसानों का मुद्दा है, यह पानी का मुद्दा है, यह बढ़ते तापमान के कारण हीट वेव बढ़ रही है उसका मुद्दा है। जल स्रोत सूख रहे हैं, फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है, वन्य जीव अपने आवास खो रहे हैं और मानव हाथी संघर्ष यानी मानव वन्य जीव संघर्ष जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अभी खबर आई महासमुंद का सैटेलाइट अलार्म, जब अंतरिक्ष से दिखी जंगलों की भारी कटाई। अगर आपको लगता है कि जंगलों पर संकट सिर्फ हसदेव अरण्य तक सीमित है तो महासमुंद की हालिया रिपोर्ट आपको चौंका सकती है। 2026 में सैटेलाइट इमेजरी और GIS आधारित मॉनिटरिंग ने महासमुंद जिले के सरायपाली, बसना और पिथौरा क्षेत्रों में वन कैनोपी के तेजी से सिकुड़ने के संकेत दिए। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में कई जगह घने जंगल अचानक खाली भूमि या कृषि क्षेत्र में बदलते दिखाई दिए। जब वन विभाग ने जमीनी जांच की तो कई गंभीर सवाल सामने आए। जांच में पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में वन अधिकार कानून यानी FRA के नाम पर जंगलों की कटाई की गई, कहीं अवैध लकड़ी तस्करी के नेटवर्क सक्रिय मिले और कहीं वन भूमि तथा राजस्व भूमि के रिकॉर्ड में विसंगतियों का फायदा उठाकर अतिक्रमण की कोशिशें सामने आई। सोचिए, अगर जंगलों की कटाई इतनी बड़ी मात्रा में हो रही थी कि उसे अंतरिक्ष से देखना पड़ा तो यह सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि प्रशासनिक चुनौती भी है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर एक जंगल नष्ट हो जाए तो क्या कहीं और पौधे लगाकर उसकी भरपाई की जा सकती है? अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है, यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। क्या नया पौधा सदियों पुराने जंगल की जगह ले सकता है? जब भी किसी जंगल की कटाई होती है तो अक्सर कहा जाता है कि उसके बदले दूसरी जगह लाखों पौधे लगाए जाएंगे। कागजों पर यह समाधान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह वास्तव में ऐसा है कि नहीं? मान लीजिए आपके पास 300 साल पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ है
जैसे कि ये है, और उसे काटने के बाद कोई आपको 100 छोटे पौधे दे दे, क्या वे 100 पौधे उसी दिन उस बरगद की छाया, ऑक्सीजन और पर्यावरणीय भूमिका निभा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही अंतर होता है जंगल और वृक्षारोपण में। एक प्राकृतिक जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता, वह हजारों प्रजातियों का घर होता है। उसमें पक्षी होते हैं, उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है, कीट पतंगे होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, औषधि पौधे होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उसकी मिट्टी में, जो मैं कार्बन सिंक के बारे में आपको बताया, सदियों से जमा कार्बन होता है। वैज्ञानिक इसे ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट कार्बन सिंक कहते हैं। जब ऐसा जंगल काटा जाता है तो उसमें संचित कार्बन वातावरण में वापस जाने लगता है, लेकिन नए पौधों को उतना कार्बन अवशोषित करने में 30 से 50 साल लग सकते हैं। यानी नुकसान तुरंत होता है, लेकिन भरपाई जो है दशकों बाद भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, एवरी प्लांटेशन इज ग्रीन बट एवरी ग्रीन एरिया इज नॉट अ फॉरेस्ट। अभी हाल ही में एक और करंट न्यूज़ सामने आई है जो बालोद से है। बालोद जिलों में सर्व आदिवासी समाज ने जामड़ी पाटेश्वर धाम विवाद को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाई, अपनी पारंपरिक आस्था, सांस्कृतिक पहचान तथा भूमि अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाई। आंदोलन के दौरान प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। यह घटना छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों के धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारों तथा भूमि संबंधी मुद्दों को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाती है। हसदेव अरण्य खनन विवाद हो या बालोद के पाटेश्वर धाम का लेकर आदिवासी समाज का आंदोलन हो, दोनों घटनाएं छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, जमीन, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से सामने ला रही है। अब आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ता तापमान कोई रहस्य नहीं है, कारण हमारे सामने है। जंगलों की कटाई, कोयला आधारित खनन, औद्योगिक प्रदूषण, बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें और कमजोर होता कार्बन सिंक। अगर हमें भविष्य की पीढ़ियों को रहने योग्य छत्तीसगढ़ देना है तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ की जलवायु, पानी, खेती और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। और याद रखिए, जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, जंगल धरती का वह एयर कंडीशनर है जिसे हम खुद काट रहे हैं। जब अगली बार आप 47 डिग्री की गर्मी महसूस करें तो सिर्फ सूरज को दोष मत दीजिए, क्योंकि इस तापमान को बढ़ाने में इंसानों का योगदान भी कम नहीं है। बने रहिए मायाशीष के साथ। मैं हूं आपका अपना आकाश साहू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मायाशीष।